मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रीति की ये कहानी। जब मैं अपने ससुराल ब्याह कर गई तो मेरे ससुराल वाले अज्ञानता के चरम सीमा पर थे। मेरी सास शादी के अगले ही दिन आकर मेरा बिस्तर चेक करने लगी और बहुत ही खुश होकर बोली कि मुझे खुशी है कि तुम अब तक कुंवारी थी, और इस बात पर पूरे गांव में मिठाई भी बंटवा दी। मैं शर्म से मरे जा रही थी। मेरा नाम प्रीति है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और शादी के लायक हो गई थी। मेरे लिए गांव से रिश्ता आया। गांव का नाम इतना अजीब सुनकर ही मैंने शादी के लिए इनकार कर दिया, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि बेटा वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, उनका अपना तेल का कारोबार है। माँ के लाख समझाने के बावजूद भी मैं नहीं मानी, क्योंकि मैं गांव में नहीं जाना चाहती थी। हमारा घर पुणे से काफ़ी करीब था, लेकिन घर वालों ने कहा कि बहुत अच्छे लोग हैं, उनका अपना तेल का कारोबार है। गांव के लोगों के लिए ये बात बहुत बड़ी थी कि इनका अपना तेल का कारोबार है। बस मेरी शादी करवा दी गई। जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि घर में वाकई में तेल निकाला और बेचा जाता था। हर चीज़ के तेल या ये लोग निकाल कर उसकी पैकिंग करते थे। तेल निकालने की मशीन उनके घर में ही लगा हुआ था। मैं पुणे की थी, इसीलिए मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे। पुणे की औरतें तो होती ही खूबसूरत है। सोचा कि चलो असली तेल तो मिल ही जाएगा इस घर में। मगर जब यहाँ पर रहने लगी तो कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मेरे पति सुरेश अच्छा था और मेरा ख्याल करता था। मेरी सास एक चालाक औरत थी। उसने शादी के शुरू के दिनों में ही काफ़ी चालाकी की। सबसे बड़ी चालाकी तो उसने ये की कि शादी वाले दिन ही सुबह मेरे कमरे में आ गई और मुझसे एक सवाल पूछ लिया कि तुम कुंवारी हो। उनके सवाल पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं शर्म से खामोश हो गई, लेकिन मेरी सास की अजीब तरह की हरकतें मुझे परेशान कर रही थी। वो मुझे बिस्तर से हटाकर पूरा बिस्तर चेक करने लगी और फिर खूब खुश हुई और कहने लगी, मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है। वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और ख़ूबसूरत लड़कियों का पैर फिसलने में देर नहीं लगती है। मैं हैरान रह गई। क्या मेरी सास मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी? फिर वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, देखो बेटी, ये तो यहाँ की रस्म रिवाज है। हमें ये पता लगाना होता है कि लड़की कुंवारी है या नहीं। मैंने शाम को ये बात अपने पति सुरेश को बताई। उसने कहा कि पागल, वो इल्ज़ाम नहीं लगा रही थी। यहाँ पर तो ये रस्म है, इस गांव में ऐसा ही होता है। जबकि मुझे नहीं लगता था कि यहाँ ऐसी कोई रस्म होगी। ये लोग अज्ञानता की चरम सीमा पर थे। हद तो तब हुई जब उस बात के लिए पूरे गांव में मिठाई बंटवाई गई। मैं शर्म से मरे जा रही थी। मेरी शादी को 5 दिन हो गए थे। रात का वक्त था। मैं और मेरे पति कमरे में बैठे हुए थे जब अचानक से ही चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैंने सुरेश से कहा कि 1 मिनट चुप कर जाए, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। लेकिन सुरेश ने मेरी बात पर गौर नहीं किया। मुझे फिर से आवाज़ आई। मैंने कहा कि हमारे घर में से ही आवाज़ें आ रही हैं और किसी औरत की आवाज़ है। तो सुरेश ने कहा कि किसी भी औरत की आवाज़ नहीं है, माँ बाबा भी इस वक्त सो जाते हैं और इस घर में और कोई औरत भी नहीं है, परेशान नहीं हो। पर मैंने कहा कि नहीं, आवाज़ तो आ रही है। और सुरेश आवाज़ सुनकर भी अनसुनी कर रहा था। उसके पीछे क्या कारण था मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मैंने अपनी सास से कहा कि घर में कोई तेल पड़ा है क्या, मैंने अपने बालों में लगाना है। तो मेरी सास चौंक गई, बोली, नहीं, घर में कोई तेल नहीं होता, हम सारा तेल बेच देते हैं। आजकल बड़ी महंगाई है, इसीलिए एक एक कतरा भी बेचकर घर के सौदे लेते हैं। आम इंसान के घर में भी तेल तो होता ही है, और यहाँ तो मैं वैसे भी तेल वालों के घर में आ गई थी, मगर मुझे एक बूंद तेल भी नहीं मिल रहा था। मैं उदास बैठी थी तो सुरेश ने कहा कि बड़ी प्यारी लग रही हो, कितनी खूबसूरत हो, और तुम्हारे बाल भी। मैंने कहा कि ये खूबसूरत बाल कुछ ही दिन में गिर जाएंगे और बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो सुरेश ने कहा कि क्यों? मैंने कहा कि अपने घर में मैं रोज़ बालों में तेल लगाती थी
और यहाँ पर मुझे एक कतरा ही तेल का नहीं मिल रहा। क्या फ़ायदा हुआ मुझे आप लोगों के घर में शादी करके? जिस चीज़ का आप लोग कारोबार करते हैं वो चीज़ बाहर से भी नहीं खरीदते। लेकिन अब आप एक काम करें, मुझे बाहर से कोई अच्छा सा तेल ला दें तो मैं अपने सर में लगा लूँगी। मेरी बात सुनते ही सुरेश का मुंह अजीब सा बन गया। उसने कहा कि नहीं, माँ गुस्सा करती है, पैसे खर्च होते हैं। मैंने कहा कि मेरे से पैसे ले लो, क्या मसला है आपको? उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस फिर भी गुस्सा करती है, उनको पता चल जाएगा। मैंने कहा पता नहीं, लगने दूंगी। तो सुरेश ने कहा कि नहीं, वो तुम्हारे बालों में तेल लगा हुआ देख लेंगी और उनको ये पता चल जाएगा। मैंने कहा कि मैं सर पर दुपट्टा कर लूँगी। सुरेश ने कहा कि जिस गली जाना ही नहीं होता उसका पता नहीं पूछते। तुम ऐसा कोई काम ही ना करो जिसकी वजह से घर में तनाव पैदा हो। मैं तो परेशान हो गई। मेरे तो लंबे घने बाल थे और मैं अपने बालों की वजह से ही तो मेरी खूबसूरती मशहूर थी। मेरे बाल तो ख़राब हो रहे थे। सारी ज़िंदगी उनको संभाल कर रखा था। पहले मेरी माँ, मेरी नानी, सब लोग मेरे बालों की इतनी हिफाजत करते थे। मैंने अपनी सास से दोबारा बात की तो उन्होंने कहा कि शादी के बाद कौन से बाल बचते हैं, रोज़ाना नहा नहा कर बाल ख़त्म हो जाते हैं। बच्चे पैदा करोगी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जब बच्चा बोलने वाला होता है तो माँ के सर पर वैसे ही बाल उतर जाते हैं। इसलिए उन बालों की फिक्र छोड़ो और घर को संभालो। मुझे पता था कि वो यही जवाब देगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जब मैं अपने घर गई तो माँ से कहा कि मेरे सर में तेल लगा दो। तो माँ भी हैरान हो गई कि ये क्या हाल बना रखा है तुमने, सर में तेल भी नहीं लगा सकती, तेल के कारोबारियों के घर गई हो, तुम्हें वहाँ तेल नहीं मिलता क्या? तो मैं उनका क्या जवाब देती। मैंने अपने भाई को पैसे देकर तेल की एक बड़ी सी शीशी मंगवा ली और सोचा कि अपने कमरे में रखूंगी। अपनी सास से भी ये बात छुपाऊंगी और सुरेश से भी, क्योंकि मुझे अपने बालों से मोहब्बत है। अभी मेरे बच्चे पैदा नहीं होने वाले, अभी से ही मैं अपने बालों की हिफाजत करना क्यों छोड़ दूं? जब बच्चे पैदा होंगे तब भी मैं अच्छे से हिफाजत करूंगी। अब अगले दिन मैं ससुराल पहुंच गई। उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। मेरी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और सुबह सुबह ही शोर की आवाज़ आई। जब मैं उठी तो उनको एम्बुलेंस में डालकर लेकर जा रहे थे। मैं हैरान थी कि क्या हो गया, अचानक इतनी हालत कैसे ख़राब हो गई कि एम्बुलेंस में लेकर जा रहे हैं। पर सुरेश ने कहा कि तुम बाबा के साथ आ जाना, मैं माँ को लेकर जा रहा हूँ। मैं हैरान हुई कि मेरी सास को ले जाया जा रहा है और मेरे ससुर अभी तक सो रहे थे। अब मैंने भी अस्पताल जाना था क्योंकि मुझे भी फिक्र हो रही थी मेरी सास की। लेकिन ससुर जी उठ ही नहीं रहे थे। मैंने उनको एक दफ़ा जगाया, उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। उसके बाद जब उठे तो मैंने बताया कि ये सब कुछ हुआ है। मैं काफ़ी परेशान होकर बोली। उन्होंने कहा ठीक है, पहले मेरे लिए नाश्ता बनाओ फिर चलते हैं। मैंने कहा कि ये किस किस्म का इंसान है, इसकी पत्नी को एम्बुलेंस में लेकर गए हैं, कुछ पता भी नहीं है कि क्या हुआ है और इसको नाश्ता करने की पड़ी है। मैंने नाश्ता बनाया, फिर उन्होंने चाय पी, फिर मुझसे थोड़ी देर के बाद चाय को दोबारा गर्म करवा कर पीते रहे, अखबार पढ़ते रहे, थोड़ी देर खबरें सुनी। इतनी देर में मेरी सास और सुरेश घर आ गए। सास को कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं था, उनके सर पर चोट लगी थी और शायद इसीलिए वो बेहोश हो गई थी। उन्होंने कहा कि मेरा सर दरवाजे से लग गया था, पर उनकी गर्दन पर भी अजीब तरह के निशान थे। एक निशान पर तो पट्टी बांधी गई थी। अगर इंसान का सर लगता है तो ये बात तो समझ में आती है, लेकिन गर्दन कभी भी किसी जगह नहीं लगती, क्योंकि गर्दन को सर बचा लेता है। गर्दन पर तो तब चोट लगती है जब डायरेक्ट गर्दन पर वार किया जाए। लेकिन मेरी सास कुछ घबराई हुई लग रही थी। जब मैं अपने कमरे में आई तो मैंने सुरेश से कहा कि हुआ क्या था, ऐसे कैसे हो गया? उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा पहले भी होता रहा है। माँ बहुत ज़्यादा लापरवाह है, लेकिन इस औरत को
ये तो याद रहता है कि घर में कितनी चीनी इस्तेमाल हुई है और किसने कितने चम्मच चीनी इस्तेमाल की है। ऐसी औरत लापरवाह कैसे हो सकती है। ये दिन भी गुजर गया और अगले दिन मैंने देखा कि मेरी लाई हुई तेल की शीशी जिस जगह पर मैंने रखी थी उस जगह पर नहीं थी। कमरे में भी तेल गिरा हुआ था। जाने किसने तेल की बोतल वहाँ से हटाई थी, लेकिन कौन उठा सकता था, जबकि किसी को पता ही नहीं था। मैंने सुना मेरी सास मेरे पति से कह रही थी कि हमें ये काम ख़त्म कर देना चाहिए। मैं अब एहतियात करके पागल हो गई हूँ। तुम्हें अपने बाबा का तो पता है ना, मैं कब तक ये सब कुछ करूँगी। मुझे आग से डर लगता है और हम घर के अंदर ही आग लगा कर बैठे हैं। इस मशीन को यहाँ से हटा दो। मैं हैरान हुई कि मेरी सास ने तेल के निकालने की मशीन को आग के साथ क्यों जोड़ा। ये तो उनका रोजगार था, क्योंकि सुरेश तो सिर्फ 15,000 की नौकरी करता था। उसमें से भी 3,000 का उसका पेट्रोल लग जाता था। सुरेश ने यही कहा कि अगर वह बंद हो गया तो फिर हमारा गुजारा कैसे होगा। इतना पुराना कारोबार है, सारे मोहल्ले वाले को भी पता है, मेरे दादा के ज़माने का है। माँ जी ने कहा कि हाँ, तुम लोगों को कारोबार की पड़ी है, ये नहीं पता कि तुम्हारे बाप को तेल से। मेरी सास बोल रही थी कि उसने मुझे देख लिया कि मैं उनकी बातें सुन रही थी और वो अपनी बात अधूरी छोड़कर वहाँ से चली गई। मेरे पति ने मुझे कहा कि तुम हमारी बातें सुन रही हो, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो चाय का पूछने आ रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने चाय पी ली है और फिर घर से चले गए। काफ़ी परेशान लग रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि मेरी सास को क्या मसला था इस कारोबार से, और मेरी सास इतना क्यों डरी हुई थी। अक्सर उसके जिस्म पर जख्म क्यों होते थे, और मेरे ससुर पूरा दिन कमरे में ही क्यों बैठे रहते थे। यहाँ तक कि अब तो मशीन को भी मेरी सास खुद ही चलाया करती थी। मेरे ससुर की मुझे कोई समझ में नहीं आ रही थी। वो किसी मामले में भी कभी बोलते नहीं थे। उनको किसी बात से कोई मसला नहीं होता था, न वो 3 में न 13 में थे। लेकिन फिर भी मेरी सास कहती थी कि इस घर में जितनी भी मुसीबतें आ रही हैं वो सब की सब तुम्हारे ससुर की वजह से आ रही हैं। हमें समझ में नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कहती थी। एक दिन मैं सब्ज़ी लेने के लिए गई, मोहल्ले की दुकान पर गई तो मुझे वहाँ एक औरत मिल गई जिसने मुझे पहचान लिया और सुरेश का नाम लेकर बोली, तुम सुरेश की पत्नी हो ना। मैंने कहा जी। मैंने उस औरत को शादी में देखा था। उसने कहा कि मैं सुरेश की बुआ हूँ। मैंने कहा घर चलिए, पर वो डर सी गई। नहीं, हम घर नहीं आ सकते। मैंने कहा क्यों, आप हमारे घर क्यों नहीं आ सकती। उसने कहा शादी तो तुम लोगों ने मैरिज हॉल में की थी ना, इसीलिए हम शादी में आ गए थे, लेकिन हम घर में नहीं आ सकते। मैंने कहा कि ये क्या बात हुई। वो बोली कि तुम घर में रहती हो, तुम्हें 3-4 महीने में कोई अजीब बात नहीं पता चली। मैंने कहा कि कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो मुझे अजीब लगती हैं। ये ख़ानदान काफ़ी रहस्यमयी है, शायद उनका कोई राज है जो छुपाते हैं। तो बुआ ने कहा कि मैं तुम्हें सड़क पर क्या बताऊं, पर उनका एक बहुत बड़ा राज है और मैं तुम्हें बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि तुम अपने ससुर से दूर रहना। तुम्हारे ससुर के साथ कोई गड़बड़ है, लेकिन एक बात याद रखना कि ये गड़बड़ तुम्हारी सास की वजह से ही है। मैंने कहा कि अब मुझे उलझा रही हैं, मुझे तो किसी भी बात की समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं बता सकती और यहाँ पर खड़े होकर तो कुछ भी नहीं, और शायद तुम यकीन भी नहीं करोगी। तुम किसी दिन उस मशीन में से थोड़ा सा तेल निकाल कर किसी ऐसी जगह रख देना जहाँ पर कोई भी उसको आसानी से देख सकता है। उसके बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारे घर में क्या मसला है। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि ये क्या बात है। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे साथ मेरे घर चलें, आप मेरे कमरे में बैठ जाएं, वहीं पर बैठकर आप मुझे पूरी बात बता दें। पर उस औरत ने कहा कि मैं घर में आ नहीं सकती हूँ। घर जाकर किसी को भी ना कहना कि तुम मुझसे मिली थी, नहीं तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा कि मैं नहीं कहूँगी। जब मैं वापस आ गई तो मेरी सास मशीन से तेल निकाल रही थी। मुझे देखते ही कहने लगी कि आज इतनी देर लगा दी, सब्जी दुकान से लेने गई थी या खेत से। मैंने कहा कि बड़ी भीड़ थी। उसने कहा जल्दी जल्दी खाना बना लो, मुझे आज बहुत बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है,
मुझे शाम लग जाएगी। मैंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़े ऑर्डर में से पता भी नहीं लगे चलेगा कि मैंने तेल छुपाया है, इसीलिए मैंने एक छोटी सी बोतल तेल की चुरा कर उसे घर में एक ऐसी जगह रख दी जहाँ पर वो मेरी सास को तो नज़र ना आए, लेकिन आते जाते किसी को भी नज़र आ जाए। और सुरेश की बुआ की बातों से के बारे में सोचकर मैं हैरान होने लगी कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही थी। आज रात सुरेश घर पर नहीं रहेंगे क्योंकि उनके किसी दोस्त की शादी की पार्टी है और वो देर से आएंगे, शायद सुबह 6 बजे तक आए। मैं अपने कमरे में सुकून से सो रही थी जब मेरे कानों में शोर की आवाज़ सुनी। पहले कोई ज़ोर से चिल्लाया और उसके बाद वो आवाज़ बंद हो गई। मैं अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी। आवाज़ उधर से ही आ रही थी। मैं आगे बढ़ती गई और मैंने कान लगाकर सुना तो महसूस किया कि मेरी सास बुरी तरह से रो रही थी और किसी से अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। मैं भी डर गई कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। पलटकर गेट की तरफ देखा कि कहीं घर में कोई चोर तो नहीं आ गया है, लेकिन हम गेट को अंदर से ताला लगाकर सोते और ताला अभी भी लगा हुआ था। मेरी सास ने चाबी मुझे ही दे दी थी और कहा था कि सुबह ताला खोल देना क्योंकि तुम्हारा पति सुबह सुबह आएगा। फिर यहाँ पर क्या हो रहा था, क्योंकि उस कमरे में तो उस वक़्त सिर्फ मेरी सास और मेरा ससुर ही थे। थोड़ी देर के बाद अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ आना शुरू हो गई। मेरी सास ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। जाहिर है मैंने ही मदद करनी थी, और किसने मदद करनी थी, जबकि मैं खुद बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने करीब पड़ा हुआ एक डंडा लिया और एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया तो ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे ससुर किसी हैवान की तरह हाँप रहे थे और उनकी शक्ल ऐसी बनी हुई थी जैसे वो सास की तो क्या मेरी भी जान ले लेंगे। जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मुझे ऐसे घूर कर देखने लगे, मुझे मार डालेंगे। मेरी सास ने कहा कि निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ। मैंने उनकी तरफ डंडा किया, लेकिन वो चिल्लाते हुए मेरी तरफ बढ़े और मुझे भी भागना पड़ गया। मैं जाकर अपने कमरे में छुप गई। मैंने फ़ौरन पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस स्टेशन हमारे करीब ही था। वह लोग वहाँ पर आ गए और मेरे ससुर को पकड़ कर ले गए। जैसे ही उन्होंने मेरे ससुर को पकड़ा तो मेरे ससुर बेहोश हो गए। उसके बाद हमसे बयान लिया गया। सुरेश भी आ गया। सुरेश ने कहा कि तुम्हें पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था क्योंकि ये हमारे घर में पहले भी होता रहा है। मैंने कहा क्या मतलब है, पूरी बात बताओ। तो मेरी सास और सुरेश ने ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। मेरी सास ने बताया कि तुम्हारे ससुर के साथ मेरी मोहब्बत की शादी हुई थी और जैसा मोहब्बत की शादी में होता है, हम 1 साल के अंदर ही बहुत ज़्यादा लड़ने लगे। मैं अपने घर में चली गई और मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। उसके बाद मैंने अपने पति के पास वापस आने से इनकार कर दिया। ये मेरी याद में बहुत ही ज़्यादा तड़पता रहा था और हर तरीके से मुझे मनाने की कोशिश की, पर जब इसने अलग घर बनाया तब कहीं जाकर मैं वापस आई और तब मेरा बेटा 2 साल का हो चुका था। 2 साल तुम्हारे ससुर ने बहुत तंगी से काटे, बहुत ज़्यादा मेहनत की, कोई साथ देने वाला नहीं था। पत्नी भी वापस नहीं आ रही थी क्योंकि मैं नाराज़ थी। वो अपनी औलाद से भी नहीं मिल सकते थे क्योंकि मेरे पिताजी बहुत सख्त थे इस मामले में। जब मैं 2 साल के बाद वापस आई तो मुझे पता चला कि मेरे पति को एक ख़तरनाक बीमारी हो चुकी है जिसमें अचानक से ही उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है और वो किसी हैवान की तरह पेश आने लगता है। कोई भी तेल की शीशी गिरा हुआ देखता या तेल देखता तो इसके अंदर वो हैवान जाग जाता और गुस्सा मुझ पर ही निकलता। ये जिस तरह से भी निकालना चाहे मुझ पर ही निकालता है। इसीलिए बार बार मेरी तबीयत ख़राब रहती है और इसीलिए मैं हर तेल की शीशी को छुपा देती हूँ। एक कतरा तेल भी मैं इधर उधर नहीं रखती। इसलिए हमारे घर पर कोई आता जाता भी नहीं है। शादी में भी वह लोग इसीलिए आए थे क्योंकि तुम्हारे ससुर शादी में नहीं गए थे। सास की बात सुनकर मैं हैरान रह गई और मैंने कहा कि आप लोगों ने डॉक्टर से बात नहीं की? तो मेरी सास ने कहा कि डॉक्टर से बात की है। डॉक्टर कहता है कि इनको पागल खाने में दाखिल कराना होगा और वहीं पर रखना होगा, लेकिन मैं इनको वहाँ नहीं भेजना चाहती। इस तरह हमारी बदनामी होगी और वहाँ पता नहीं इसके साथ वो लोग क्या सलूक करेंगे, इसीलिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरी सास ने रोना शुरू कर दिया और सुरेश ने मुझे कहा कि तुमको पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था।
मैंने कहा कि मुझे क्या पता था, जो हालत मैंने उनकी देखी मुझे लगा कि वो जानबूझकर मेरी सास को जान से मार देना चाहते हैं, इसीलिए तुरंत पुलिस को बता दिया। बाद में मैंने पुलिस को दोबारा बयान दिया, ससुर को वापस घर ले आए और अपनी सास को समझाया कि हर बीमारी पागलपन नहीं होती है, हमें इनका इलाज करवाना होगा। फिर हमने उनका इलाज शुरू किया। तब डॉक्टर ने बताया कि ये अपनी बीवी का घर छोड़कर जाने वाला सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, इसीलिए इनको इस तरह के दौरे पड़ते थे। जब भी अपनी बीवी को देखते थे और प्यार करने जाते थे तो उनको वो दौरा पड़ जाता था। अभी फ़िलहाल इसी तरह ज़िंदगी गुजर रही है। हम सब इनका बहुत ख्याल रखते हैं और अगर इन्हें इस तरह का दौरा पड़ जाए तो सास को वहाँ से हटा लेते हैं। वाकई इंसान का दिमाग ही बड़ा अजीब है। उन्होंने अपनी पत्नी से दूरी काट तो ली, पर वो दरअसल अपनी पत्नी पर गुस्सा थे। अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ, तुझसे शिकायत भी क्यों करूँ जब तेरे सामने ही मेरा ये हाल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।